गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम जो आपका विषय पढ़ रहे हैं 5th और 6th पेपर जो पेडागोजी का होता है, तो जो अभी आपका पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कि वित्तीय लेखांकन का शिक्षण शास्त्र, और उसमें आपकी यूनिट जो है इकाई 3 चल रही है और उस यूनिट का नाम है आपका वित्तीय लेखांकन शिक्षण के उपागम एवं शिक्षण विधि या फिर विधि शास्त्र। तो आज जो अभी हम पढ़ रहे हैं पहले वाली क्लास में हमने जस्ट इसका एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ आपके उपयोग में ली जाती है। तो आज जो हम डिटेल में पढ़ेंगे वो व्याख्यान विधि के बारे में पढ़ेंगे। तो व्याख्यान विधि जो है शिक्षक प्रधान होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। इसमें जो विद्यार्थी होता है वो मौन रहकर एक श्रोता के रूप में जो भी व्याख्यान दिया जाता है उसको सुनता है, और इसको हम कथन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो जो ये अध्यापक द्वारा इस विधि का स्वरूप किसी निश्चित रूप से नहीं लिया जाता, यानी कि व्याख्यान को देने से पहले एक योजना तैयार करता है। और मुख्य बात ये होती है इसके अंदर जो व्याख्यान होता है या व्याख्यान देना एक कला होती है, एक आर्ट होती है। इसलिए इस विधि की सफलता अध्यापक की क्षमता और उसके कौशल पर निर्भर करती है कि किस प्रकार से वो अपना व्याख्यान देता है और किस तरह से अपने इस व्याख्यान के माध्यम से विद्यार्थियों को कंटेंट को समझाने में वो सफल साबित होता है। और अध्यापक जो अपना पाठ्यक्रम होता है उसको सही समय पर व्याख्यान द्वारा समझाने का और उसको पूर्ण करने का भरसक प्रयास करता रहता है। व्याख्यान को सरल बनाने के लिए क्या होता है कि अध्यापक कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की जो भी सटीक योजना होती है उसको बना लेता है। और इसमें क्या होता है, जटिल से जटिल समस्याओं को भी, जटिल से जटिल चीज़ों को भी व्याख्यान के माध्यम से ही समझाने का प्रयास किया जाता है। अब क्या बात आती है कि व्याख्यान विधि जो हो उसको हमें किस प्रकार से करना चाहिए, यानी कौन कौन से स्टेप उसमें हमें अप्लाई करने चाहिए जिससे कि जो व्याख्यान विधि हमारी प्रभावी बन सके। क्योंकि व्याख्यान विधि एक तरह से एक आर्ट है, मैंने आपको बताया कला होती है, जिसके माध्यम से मतलब वो अपना प्रभाविकता, जो शिक्षक है अपने प्रभाविकता बच्चों पर बनाने की कोशिश करता है। पर ये कहीं हद तक ये जो विधि होती है एक तरह से निष्क्रियता प्रदान करती है, क्योंकि एक सुनने की जो श्रवण शक्ति होती है विद्यार्थियों की वो एक लिमिट में होती है और सुनते सुनते विद्यार्थी बोर भी हो जाते हैं। तो इस विधि को प्रभावी बनाने के लिए हमें किन किन अवस्थाओं का, यानी किन किन स्टेप को फॉलो करना चाहिए ताकि एक व्याख्यान भी हमारा प्रभावी हो सके। तो सबसे पहला जो है हमारा नवीन ज्ञान प्रदान करने हेतु, यानी कि नई इकाई जब हम प्रारंभ करते हैं तो पिछली इकाई, जैसे हमने तीसरी इकाई स्टार्ट की या फिर जैसे कि मैंने आपका ये जो टॉपिक स्टार्ट किया व्याख्यान विधि, उससे पहले मैंने आपको रिकॉल कराया, जो कि आप लेसन प्लान में भी लिखते हैं कि प्रत्यास्मरण कर सकेगा। तो प्रत्यास्मरण कब करता है, जब आप नवीन ज्ञान करा रहे हो और उसको पुराने ज्ञान को याद भी कराना, यानी नवीन ज्ञान कराते समय पूर्व ज्ञान जो होता है उन दोनों को रिलेट करके पढ़ाना। तो जब मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की तो मैंने सबसे पहले आपको रिकॉल कराया कि हमने पिछली क्लास में शिक्षण विधियों का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन में आपको उनके नाम बताए गए थे कि कौन कौन सी विधियां हैं जो हमारे व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत, वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हम उपयोग में ला सकते हैं। तो पहला जो अवस्था है ये है कि जब हम पहली यूनिट, कोई भी नई यूनिट स्टार्ट करें तो पिछली यूनिट में जो भी चीज़ें आई उससे संबंध स्थापित करके छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ये आपका पहला हो गया। फिर उसके बाद में है अध्ययन की निश्चिंतता हेतु। अब अध्ययन की निश्चितता किस प्रकार से आती है कि जो छात्रों का अध्ययन है वो निश्चित दिशा बताया जाए, यानी पूर्व का प्रकरण जो है, प्रकरण जो होता है यानी जो भी हमें पढ़ाना है उसको पहले से ही हमें तय कर लेना चाहिए ताकि एक निश्चित दिशा में ही हमारा व्याख्यान जाए। नेक्स्ट जो है हमारा अध्यापक के समय और शक्ति की बचत हेतु। व्याख्यान विधि को यदि पढ़ाना है तो हमें समय और शक्ति का ध्यान रखना है। किस प्रकार से, यानी कक्षा में जाने से पूर्व ही हमें योजना बनानी है कि हमें किस कंटेंट को वहाँ पर जाकर क्लियर कराना है, जिससे कि एक शिक्षक का समय और श्रम दोनों ही बचता है। नेक्स्ट जो है सारांश हेतु। व्याख्यान विधि को जो मतलब व्याख्यान विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग जो किया जाता है वो सारांश प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। तो सारांश प्रस्तुत किया जाए व्याख्यान विधि के माध्यम से तो व्याख्यान विधि हमारे लिए प्रभावी साबित होती है। नेक्स्ट जो है इसके जो है क्वालिटीज़ है। क्वालिटीज़ यानी कि इसके गुण। कोई भी शिक्षण विधि हो तो उसके कुछ ना कुछ गुण होते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी हानियाँ भी होती है। जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होती है, कुछ चीज़ें सकारात्मक होती है तो कुछ चीज़ें उसमें नकारात्मक भी होती है। उसी प्रकार जैसे व्याख्यान विधि के लिए हमारे पास क्या गुण है तो उसके थोड़े से अवगुण भी है। तो पहला जो गुण है स्पष्ट करने में सहायक, यानी व्याख्यान विधि जो है कोई भी कंटेंट या किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट करने में सहायता प्रदान करती है।
नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षण में निखार हेतु। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि व्याख्यान विधि जो है एक आर्ट है, एक कला है। इससे क्या होता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो व्याख्यान विधि होती है एक कला है। तो इस विधि में क्या होता है, इसकी सफलता एक टीचर के व्यक्तित्व और उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। तो उसी प्रकार उसकी व्यक्तित्व शिक्षण में निखार कब आता है, जब वो लगातार व्याख्यान कराता है। तो व्याख्यान कराने से उसका जो शिक्षण में है वो और उसके व्यक्तित्व का जो शिक्षण में जो उसका शिक्षण स्तर होता है वो प्रभावित बनता है, उसमें निखार आता है। नेक्स्ट जो है तर्क शक्ति का विकास। जब व्याख्यान विधि का उपयोग किया जाता है तो तर्क शक्ति डेवलप होती है। नेक्स्ट है, अब जैसे इसके कुछ गुण हैं तो इसके दोष भी है। निष्क्रियता पैदा होती है। ये आप सभी को बताएं कि आप एक लिमिट तक एक व्याख्यान को हम सभी, क्योंकि हम सब ह्यूमन है और ह्यूमन नेचर होता है कि हम एक लिमिट तक ही किसी भी व्याख्यान को या किसी की बातों को हम सुन सकते हैं। तो ये क्लास के अंदर निष्क्रियता पैदा करती है, क्योंकि एक लिमिट तक बच्चा सुनेगा, उसके बाद में वो सो भी जाएगा, हो सकता है उसका ध्यान कहीं और चला जाए। तो जो व्याख्यान विधि है वो क्लास में हमारे लिए क्या करती है, निष्क्रियता पैदा करती है। साथ ही साथ इससे अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब हम प्रत्यक्ष ज्ञान इसमें नहीं कराते, एक बहुत ही परंपरागत और पुराना तरीका है हमारा व्याख्यान कराने का, यानी सिर्फ इसमें हम कथन बोलते हैं। तो विद्यार्थियों को जो ज्ञान प्राप्त होता है, कुछ बातें वो अपने माइंड में रख पाते, कुछ बातें उनके माइंड से निकल जाती, क्योंकि एक समय पर विद्यार्थी सारी बातों को कैच करके नहीं रख सकता। तो जो उन्हें ज्ञान मिलता है व्याख्यान विधि से वो उन्हें अस्थायी मिलता है। साथ में लास्ट जो इसका दोष है वो शिक्षक प्रधान विधि। ये एक शिक्षक प्रधान विधि है, क्योंकि इसमें जो छात्र होता है वो निष्क्रिय रहता है, सिर्फ वो एक श्रोता बन के सुनने का कार्य करता है। और शिक्षक प्रधान क्यों है, क्योंकि इसमें जो व्याख्यान का कार्य कराता है, जो समझाने की भरसक प्रयास कर रहा है वो सिर्फ शिक्षक कर रहा है, इसलिए ये हमारे शिक्षक प्रधान विधि। और शिक्षक प्रधान विधि होने के कारण ये इसका अवगुण है, ये इसका दोष है कि छात्र जो है निष्क्रिय हो जाते, क्रियाशील नहीं रहते, वो सिर्फ मौन रहकर अपना श्रोता जो सुनना होता है उस चीज़ को वे सुनते हैं। तो आज जो हमने पढ़ा था आपका व्याख्यान विधि है। तो व्याख्यान विधि के अंदर यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।